जोहार दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। नाग पूर्णिमा फाउंडेशन का मकसद यही है कि हर घर में शिक्षा की दीप जलाया जाए। और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ही हैं। हम लोग कल के जो क्लास किए थे उसमें मैप के बारे में थोड़ा चर्चा किए थे, साथ ही जिलों के बारे में और उसके बाद भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो भूगर्भिक संरचना ये सब जो कल पढ़े थे उसमें एक चीज़ छूटा था, वो था कि जैसे कि झारखंड की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? साहिबगंज होगा, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पूर्वी कौन सा होगा? पाकुड़। सबसे पश्चिमी कौन सा होगा? ये वाला दिख रहा है ना, ये हम लोग का सबसे दक्षिणी कौन होगा? पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे पश्चिमी कौन सा पार्ट होगा? गढ़वा का पार्ट। तो ये तीनों हम लोग को याद कर लेना है। और एक चीज़ हम लोग को कल बताना था, वो नहीं बता पाया, वो था कि इसका डिस्टेंस उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है, उत्तर से दक्षिण है 380। यहाँ से यहाँ कितना है? 380 किलोमीटर। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पूर्व से पश्चिम, मतलब ये वाला पूर्व से पश्चिम, ये कितना है? 463 किलोमीटर। तो ये जो बचा था, और ये दो जो टॉपिक था कल नहीं बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग आगे शुरू करते हैं। अच्छा, भू आकृतिक संरचना था उसको एक बार देख लेते हैं मैप में। तो ये तो पहले देखना है कि जो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन था, प्री कैम्ब्रियन में कौन कौन से घटनाएं घटी हैं, कौन कौन सी भू आकृतिक संरचना झारखंड में विकास हुआ। तो सबसे पहले हम लोग प्री कैम्ब्रियन में कौन सा रहेगा? धारवाड़, कोडप्पा, बिंदन, ये सब रहता है। इसमें हम लोग का छोटनागपुर क्षेत्र और छोटनागपुर क्षेत्र और दलमा पठार जो है, ये दो बना था प्री कैम्ब्रियन में। कौन कौन सा? छोटनागपुर का पठार और दलमा पठार। ठीक, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं? आगे जो पुराजीवी महाकल्प है, इसमें दामोदर भ्रंश का निर्माण होता है, तालचेर का, पंचेत संघ का, ये मतलब पेलियोलिजिक काल में ये रहता है। तो कभी कभी ये पूछता है कि जो पेलियोलॉजिक काल में झारखंड का कौन सा भू आकृतिक संरचना का विकास हुआ। तो दामोदर का जो भ्रंश घाटी है, ये इसी टाइम पेलियोलॉजिक काल में ही हुआ था निर्माण। उसके बाद राजमहल ट्रैप, जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राजमहल वाला। तो राजमहल ट्रैप किस में है? हम लोग का मेसोजोइक काल में। राजमहल और कौन सा? राजमहल और पाट क्षेत्र, ये किस में है हम लोग का? राजमहल और पाट क्षेत्र, ये वाला दिख रहा है, इसमें आया है मेसोजोइक काल में। फिर अभी सेनोजोइक काल में यहाँ पाट क्षेत्र, रांची का पठार, आद्रबार्ज पठारी क्षेत्र का निर्माण, ये सब हुआ है। तो इतना हम लोग देख लेना है। इसको एक बार देख लीजिए, नोट करना है तो कर लीजिएगा तीनों। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि भू आकृतिक संरचना में कल वो सब भी बताना चाहिए था लेकिन नहीं बता पाया, याद नहीं रहता। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसमें। ये झारखंड का मैप है। तो इसमें झारखंड के मैप में देखें तो सबसे एक्चुअली जो छोटनागपुर पठार है, छोटनागपुर पठार पूरा आर्कियन श्रेणी के चट्टानों का ही निर्मित है। इसलिए झारखंड का जो भू आकृतिक संरचना है उसमें 90% कौन सी श्रेणी का योगदान है? आर्कियन श्रेणी। तो 90% आप लोग देख लिए आर्कियन श्रेणी का है। तो ये सब, ये वाला जो जितना भी दिख रहा है, ये सब ये किसका है? आर्कियन चट्टानी समूह का ये क्षेत्र है। ये सब आर्कियन क्षेत्र में क्या होता है? ग्रेनाइट और नीस रहता है। धारवाड़ आर्कियन का ही आर्कियन और धारवाड़ क्रम होता है। तो धारवाड़ क्षेत्र जो मेन रूप से जो पाया जाता है वो हम लोग का कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, और इसलिए कोल्हान क्षेत्रों में ज़्यादातर धारवाड़ पत्थर दिखाई देती है, ग्रेनाइट, नीस वगैरह। तो हम लोग देख लिया आर्कियन के बारे में। आर्कियन के बाद धारवाड़, आर्कियन और धारवाड़ दोनों देख लिए। अब देखते हैं हम लोग, चूँकि कोडप्पा झारखंड में नहीं है और कोडप्पा आंध्र प्रदेश के कोडप्पा क्षेत्र है, वहाँ से फेमस है, और ये कोडप्पा जो है हम लोग का झारखंड में नहीं है। उसके बाद हम लोग विंध्यान रेंज चलते हैं। विंध्यान रेंज हम लोग का जो क्या बोलते हैं उसको, विंध्यान रेंज जो
गुजरात होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ का जो सीमा रेखा बनाते हुए इधर होते हुए हम लोग के ये बिहार के कैमूर, इधर बिहार कैमूर रोहतासगढ़ है, वहाँ तक चला जाता है। तो उसी श्रेणी में कुछ हम लोग का जो गढ़वा क्षेत्र है वहाँ पे विंध्याचल श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है। तो इसकी खास विशेषता है कि ये बलुआ पत्थर होगा और इसमें चूना पत्थर रहता है, और इसीलिए इसको क्वार्टजाइट और डोलेमाइट जैसी खनिज धातु इसमें पाई जाती है। इसमें फिर जल निक्षेपों द्वारा निर्मित होता है विंधन श्रेणी, इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है। बाकी इसके पहले जितने भी हम लोग पढ़े थे मतलब आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, ये सब में जीवाश्म नहीं पाया जाता था, लेकिन विंधन श्रेणी में जीवाश्म पाया जाता है कहीं कहीं। तो जब जीवाश्म पाया जाता है मतलब ये क्या, वो निक्षेपण से बना हुआ है, और इसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है विंधन श्रेणी में। चूँकि चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर इससे निर्मित होता है, तो इसलिए क्या होता है, भवन निर्माण में ये सहायक होता है। साथ ही साथ जैसे सांची स्तूप हुआ, लाल किला, ये सब विंधन श्रेणी के जो लाल बलुआ पत्थर है उसी से निर्माण हुआ है। तो अगर पूछ देगी कौन से चट्टानी क्रम भवन निर्माण के लिए जाना जाता है, तो कौन सा होगा, विंध्यान श्रेणी। आगे हम लोग देखते हैं ये वाला जो क्षेत्र है, ये जोड़ोर मतलब ये सबसे लास्ट, मतलब अभी जो वर्तमान में सबसे जो हुआ है, जो भूगर्भिक संरचना बना है वो हम लोग का नवीनतम जोड़ोर क्षेत्र है। ये सबसे हुआ है, ठीक। तो ये इधर हुआ क्योंकि ये सब गारो गैप का जो ये इधर हम लोग छोटनागपुर और उधर कौन सा होगा, मेघालय का पठार, दोनों के बीच में जो गैप है उसी बीच में ये नवीनतम जोड़ोर वाला क्षेत्र बना है। और जोड़ोर हम लोग इधर भी देखेंगे, गंगा, ये स्वर्णरेखा नदी के आसपास ये हम लोग देख लिए। ये जो है ये हम लोग का राजमहल ट्रैप है। राजमहल ट्रैप में चूँकि लावा के फैलने से, विस्तार के फैलने से बनता है, तो इसी में बॉक्साइट और लेटराइट इसकी जो लावा है उसके क्षरण से निकलता है अपरदित होकर। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे, गोंडवाना लैंड हम लोग देखे थे ना, गोंडवाना लैंड, और उसी के जब कार्बोनिफेरस युग में जब गोंडवाना क्षेत्र में कुछ गतिविधि संचालन होती है तो उसी क्रम में झारखंड में भी उसका प्रभाव देखता है। तो इसी में जो ये दामोदर नदी का जो बेसिन है वहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और ये मेनली कोयला के विशाल मतलब इसमें भांडार पाया जाता है। तो इसलिए, और ये जो कोयला है ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, वो इसमें मीथेन गैस, प्राकृतिक गैस भी इसमें पाई जाती है। तो ये सब जो था कल के टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे। हम लोग क्या देखें, भूगर्भिक विकास देखें। भूगर्भिक मतलब पृथ्वी, मतलब जो ज़मीन है उसके नीचे क्या क्या है वो देखें। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ज़मीन में क्या दिख रहा है, धरातल में क्या दिख रहा है, जैसे पठार हुआ, पर्वत हुआ, नदी बेसिन हुआ। तो ये सब के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। धरातलीय स्वरूप में देखने के क्रम में हम लोग सबसे पहले ये क्या देखें कि जो झारखंड का जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से संपूर्ण रूप से छोटनागपुर के पठार पर अवस्थित है। और छोटनागपुर का पठार सिर्फ झारखंड में ही नहीं है बल्कि बिहार में है, छत्तीसगढ़, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा में है। तो ये सब राज्यों में भी मतलब आंशिक रूप से छोटनागपुर पठार का विस्तार देखा जाता है। तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप का निर्माण में किसका योगदान है, छोटनागपुर पठारी क्षेत्र का। और ये जो छोटनागपुर पठार का जो निर्माण हुआ है मुख्य रूप से किससे हुआ है, लावा का जो ज्वालामुखी जो क्रिया होता है उसके बाद जो लावा निकलता है उसी के जमाव से निर्मित होता है। और इसीलिए ज़्यादातर यहाँ की जो मतलब भूगर्भिक संरचना है या फिर जो पर्वत पठार है ये मजबूत है, और यही कारण है कि यहाँ भूकंप भी कम आती है झारखंड में। अगर पूरे छोटनागपुर पठार की बात करें तो इसका जो औसत ऊंचाई है ये है 760 मीटर, 760 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी जो है हम लोग का पारसनाथ पहाड़ है। पारसनाथ पहाड़ को सम्मेत शिखर के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर है। और अगर फीट में बात करें तो 4478 फीट है। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है,
और अगर झारखंड बिहार का संयुक्त रूप से कहा जाए तो भी झारखंड और बिहार की सबसे ऊंची चोटी हम लोग का पारसनाथ पहाड़ी ही है। तो ये सब इनके बारे में साधारण जानकारी है, मतलब सामान्य जानकारी है। हम लोग पहले वीडियो में पृथ्वी के अंदर के भाग देखें कि क्या क्या उसमें कैसे रॉक स्ट्रक्चर है। अब हम लोग धरातल में हम लोग को जो दिखाई देता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें झारखंड को फिर कितने भागों में डिवाइड किया है वो भी देखेंगे, मतलब उसकी भू आकृति के अनुसार कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग इसमें देखते हैं पाट क्षेत्र। कौन सा? पाट क्षेत्र के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। पाट क्षेत्र, फिर इसको पश्चिमी पठार भी कहा जाता है, फिर हजारीबाग और रांची का पठार, इसको मध्यवर्ती पठार कहा जाता है, फिर बार्ज या निम्न पठार, मतलब जो छोटनागपुर पठार का जो मिडिल वाला भाग है उसके जो सामने वाला जो क्षेत्र होगा उसको निम्न पठार कहते हैं। फिर दामोदर बराकर नदी की घाटी देखेंगे, फिर राजमहल की पहाड़ी और संथाल परगना वाला क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस मैप को एक बार देख लेते हैं कि जो हम लोग को देखने को मिलेगा झारखंड के धरातल पर अगर कुछ मिलेगा, कैसे पर्वत है, पठार है या नदी बेसिन है, उसके बारे में हम लोग एक बार देखेंगे। उसके पहले एक बार मैप में देख लेते हैं। उत्तरी कोयल बेसिन, उत्तरी कोयल बेसिन मतलब ये जो कोयल नदी है उसका जो क्षेत्र है उसको हम लोग उत्तरी कोयल बेसिन कहेंगे। फिर पाट क्षेत्र, सबसे पहले तो हम लोग पाट क्षेत्र को देखेंगे, इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये पारसनाथ के बाद सबसे ऊंचा क्षेत्र है पाट क्षेत्र हम लोग का झारखंड का। और इसके जो पाट क्षेत्र है इसके मतलब इधर वाला ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, ये हजारीबाग का पठार है और ये रांची का पठार है, और बीच में दोनों के बीच में दामोदर नदी बेसिन डिवाइड करती है। भूतकाल मतलब बहुत प्राचीन समय में अगर जाएं तो उस टाइम रांची पठार और हजारीबाग का पठार दोनों एक ही था, लेकिन कार्बोनिफेरस युग में जब दामोदर नदी भ्रंशन होता है तो उस कारण फिर दोनों अलग अलग हो जाता है। हजारीबाग का पठार उत्तर साइड रहता है और दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार रहता है। फिर रांची के पठार में आगे देखेंगे तो पंचपरगनिया का पठार जो 5 क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। फिर पोरहाट, फिर यहाँ पे होगा हम लोग का मैदान क्षेत्र। पोरहाट हम लोग का यहाँ गलत है, पोरहाट इस साइड में होगा, ठीक। पोरहाट यहाँ पे होगा, गुमला साइड में होता है। फिर चाईबासा का मैदान, फिर कोल्हान पहाड़ी। तो ये सब के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें कम से कम ये आइडिया रहना चाहिए कि उत्तरी कोयल बेसिन झारखंड के किस साइड है। तो क्या होगा, उत्तर पश्चिम। अगर बोलो गंगा का मैदान झारखंड में किस साइड है तो क्या होगा, ये उत्तर पूर्व होगा। दामोदर नदी बेसिन अगर बोलोगे तो मध्यम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में होगा। पंचबर्गनी इधर है, दक्षिण में होगा कोल्हान। सिमडेगा हम लोग का होगा दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पूर्व में हम लोग का ढालभूम या सरायकेला क्षेत्र या सिंहभूम क्षेत्र आ जाएगा। तो इसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब इसके बारे में क्या क्या विशेषता हैं उसको भी देखेंगे एक एक करके। तो हम लोग सबसे पहले पाट क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पाट एक्चुअली इसका सामान्य अर्थ होता है समतल जमीन। तो एक्चुअली ऊंचा तो है, जैसे पर्वत में क्या होता है, पर्वत होता है इस टाइप से नुकीला होता है, लेकिन जब इसका ये जो ऊंचा है, ऊंचाई में क्या होगा, सपाट रहेगा। मतलब इस टाइप से जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं या पाट बोलते हैं। तो ये जो समान है ये पाट है, और इसी को हम लोग समतल भी तो कहते हैं आम चाल की भाषा में। तो इसलिए ये जो पठार है इसलिए इसको पाट क्षेत्र कहा गया। और इसका जो विस्तार है, हम लोग का जो रांची क्षेत्र हुआ, मतलब ये अगर रांची का ये भाग है, रांची का ये अगर ये भाग है तो इससे लेकर इधर है, तो इसका इस टाइप से इसका ये त्रिभुजाकार बनता है। मतलब इसका जो आधार है, आधार किधर है, रांची की साइड, और इसका त्रिभुज का शीर्ष किधर है, पलामू गौरवा की साइड है। किसका, पाट क्षेत्र का। और इसके जो ऊपरी भाग होगा, मतलब पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र जो है ऊपरी भाग का मतलब है कि अगर इधर पाट क्षेत्र है उधर डाउन है तो डाउन नदी किधर डाउन की ओर जाती है। जैसे उत्तरी कोयल जो है, उत्तरी कोयल हम लोग का कहाँ,
लातेहार या फिर चतरा इधर से जो गुजर के होकर नीचे उधर जाती है बिहार की ओर, तो बिहार साइड डाउन है और ऊपर किधर है, हम लोग साइड रांची साइड। तो जो ऊपरी क्षेत्र होगा उसको टार कहेंगे और निचला क्षेत्र जो होगा उसको दौन कहते हैं। पाट क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको भी हम लोग देख लेंगे, जैसे कौन सा, नेतरहाट। नेतरहाट पाट क्षेत्र ये सबसे बड़ा पाट क्षेत्र है। इसकी जो हाइट है 1180 मीटर है, ठीक। और नेतरहाट, फिर गणेशपुर, फिर गणेशपुर पाट, इसका जो हाइट है ये 1171 मीटर है। और फिर उसके बाद आता है जनीरा पाट। कौन सा, जनीरा पाट, इसकी जो हाइट है कितनी है, 1142 मीटर। तो ये तीनों पार्ट मेन है, इम्पोर्टेंट है, इस तीनों को याद रखना होगा। ये किस में आता है, पाट क्षेत्र में। तो पाट क्षेत्र में इतना ही हम लोग को मेनली जानना है। एक त्रिभुजाकार है, समतल जमीन है। पाट क्षेत्र के जो ऊपरी भाग है उसको टार कहते हैं और निचला जो है उसको दन। 12वें का जो मैदान है वो भी पाट क्षेत्र में ही शामिल है। नेतरहाट, गणेशपुर हाट और जनीरा पाट, ये सब इसी में है। इसका एवरेज हाइट कितना है, 900 मीटर। और ये अगर हम लोग पारसनाथ पहाड़ी के बाद अगर झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र देखा जाए तो पाट क्षेत्र ही है। तो हम लोग पाट क्षेत्र देख लिए। पाट क्षेत्र के बाद पाट का जो पूर्वी भाग, मान के चलिए अगर ये पाट क्षेत्र है तो इसका पूर्वी भाग इधर होगा। झारखंड के मैप में इतना दिखाना वहाँ मतलब कॉन्जेस्टेड होगा, तो इसलिए अलग से मतलब रफ डायग्राम में हम लोग पढ़ेंगे। तो पाट क्षेत्र का ये देखिए आधार और इधर शीर्ष हो रहा है। और ये चूँकि झारखंड पश्चिमी साइड है इसलिए इसको पश्चिमी पठार भी बोला जाता है पाट क्षेत्र को। तो इसका जो पूर्वी भाग होगा, पूर्वी भाग में दो मतलब एक समान हाइट के दो पठार बना है, अभी प्रेजेंट में है। अगर भूतकाल में देखेंगे तो दोनों एक ही पठार था, लेकिन जैसे भ्रंश घाटी में दामोदर नदी का निर्माण होता है तो फिर ऊपर वाला जो मतलब दामोदर के उत्तर साइड वाला जो पठार होता है उसको हजारीबाग पठार कहा गया, और दामोदर नदी के दक्षिण वाला जो पठार है उसको रांची पठार कहा गया। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा संक्षेप में पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या खासियत है। तो अगर इनकी बात किया जाए रांची पठार की, तो ये समुद्री तल से जो औसतन 600 मीटर हाइट पे है। कहाँ से, समुद्री तल से। समुद्री तल से 600 मीटर की हाइट पर है। और इसका लगभग क्षेत्र देख रहे हैं ना, क्या है, लगभग चतुर्भुजाकार है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसका जो आकृति है वो कैसा होगा, चौकोर आकृति। दिख रहा है ना। पूरा स्केल मैप में तो हम लोग नहीं बता सकते ना कि जियोग्राफिकल को एकदम कि एकदम ये आयत बना है या वर्गाकार। तो इतना हम लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे कि ये चौकार क्या है, रांची पठार का क्षेत्र। और इसमें चूंकि पाठार जो पाट क्षेत्र है ये एक समतल है, उसके बाद इधर जो पाट क्षेत्र के बाद इधर जैसे ये थोड़ा थोड़ा इस टाइप से पर्वत छोटा छोटा होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब छोटे छोटे पर्वतें होंगे तो यहाँ से जैसे कुछ पानी आ रहा है, मतलब नदी आ रही है, तो नदी आएगी तो यहाँ क्या जलप्रपात का निर्माण करेगा। तो पाट क्षेत्र के अगल बगल छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से जब पानी मतलब नदी निकलती है और नदी निकलने के बाद जब समतल क्षेत्र में आता है या फिर छोटे छोटे और पहाड़ों में जाती है तो क्या होता है कि यहाँ पे जलप्रपात का निर्माण होता है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे रांची पठार में जलप्रपात बहुत ज़्यादा है। चाहे हम लोग हुंड्रू जलप्रपात की बात करें, दसम की बात करें या जोनाह की बात करें, तो ये सब कहाँ पे हैं हम लोग का, रांची पठार में। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हजारीबाग के पठार को देखते हैं। हजारीबाग का पठार मतलब क्या होगा, दामोदर नदी के उत्तर वाला है। तो हजारीबाग पठार को फिर दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होगा जो हम लोग का इस टाइप से होगा, इसको हम लोग ऊपरी हजारीबाग का पठार बोलेंगे, और ये क्या होगा, निचली। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि
पेज के ऊपर साइड है मतलब ये ऊपर है, वैसा नहीं है। पेज के ऊपर साइड सिर्फ उत्तर को डिनोट करता है ना, नॉर्थ को। तो इसका मतलब है कि जैसे हजारीबाग क्षेत्र जो है, ये जो हजारीबाग क्षेत्र है ये यहाँ तक क्या है, हजारीबाग क्षेत्र केवल क्या है ऊपरी हजारीबाग क्षेत्र, लेकिन उसका इधर नदी जैसे इधर कोई नदी इधर जा रही है ना, तो इसका मतलब क्या इधर डाउनवर्ड है। तो बिहार साइड जो डाउनवर्ड है उधर नदी जा रही है तो वो क्या होगा निचला क्षेत्र होगा। पानी हमेशा ऊपरी क्षेत्र से नीचे क्षेत्र की ओर जाती है, तो ऊपरी हजारीबाग रांची साइड होगा और निचली हजारीबाग पठार किधर होगा बिहार के बॉर्डर साइड। तो समझ में आ गया, हजारीबाग को दो भाग में डिवाइड किया गया। तो ये हो गया ऊपरी हजारीबाग पठार और निचली हजारीबाग पठार। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। इसमें जो ऊपरी समुद्र तल में मतलब ये दोनों क्या बताए कि दोनों लगभग सेम हाइट पे है, तो इसका भी हाइट कितना होगा 600 मीटर ऊंचाई, किसका ऊपरी हजारीबाग पठार का। निचली हजारीबाग पठार के क्षेत्र में देखें तो निचली हजारीबाग क्षेत्र में जो इधर निचली हजारीबाग क्षेत्र ये वाला होगा, इस साइड तो इधर क्या गिरिडीह मिल रहा है, तो गिरिडीह कोडरमा ये सब किस में आएगा निचली हजारीबाग क्षेत्र में। तो गिरिडीह में अगर निचली हजारीबाग क्षेत्र में होगा तो गिरिडीह में कौन सा पर्वत है जो झारखंड की केवल और केवल झारखंड की ही नहीं बल्कि झारखंड बिहार दोनों का संयुक्त रूप से सबसे ऊंची चोटी है, कौन है पारसनाथ। तो पारसनाथ पर्वत जो है वो किस में है तो हजारीबाग पठार में। अगर उसमें भी अगर डिफाइन करें तो बार हजारीबाग पठार या फिर निचली हजारीबाग पठार में पारसनाथ की चोटी है। यहाँ तक कुछ डाउट। और जो पारसनाथ ये जो क्षेत्र है ये कौन से ये से बना है, पारसनाथ पर्वत जो है इसको बनने में चूंकि हम लोग क्या देखे थे, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, पारसनाथ पर्वत हुआ। पारसनाथ पर्वत जो है और ये झारखंड का ज़्यादातर जो क्षेत्र है आर्कियन चट्टानी क्या है, आर्कियन चट्टानी कितना है 90% झारखंड में। तो आर्कियन चट्टान क्या ग्रेनाइट और नीच से बना होता है, तो इसलिए जो ग्रेनाइट इसमें पाई जाती है पारसनाथ पहाड़ी में वो बहुत मजबूत वाला ग्रेनाइट होता है और उसका नाम है पायरोक्सी ग्रेनाइट। क्या नाम है पायरोक्सी ग्रेनाइट। इम्पोर्टेंट है याद रखना है कि जो पारसनाथ पर्वत है उसमें जो चट्टान है उसका जो खनिज है उस खनिज का नाम क्या है पायरोक्सी ग्रेनाइट। और इस क्षेत्र में कौन सा होगा, इधर दामोदर ये है तो दामोदर की इधर सहायक नदी कौन सा होगा दामोदर की जो सहायक नदी क्या है बराकर नदी। तो ये सब बराकर नदी इधर होंगे। तो बराकर नदी हम लोग का हजारीबाग पठार में मिलता है और निचली हजारीबाग पठार में मिलेगा। तो हम लोग क्या क्या चर्चा किया अब तक, हम लोग जो चर्चा किए 5 क्षेत्र चर्चा किए, रांची का पठार चर्चा किए, उत्तरी हजारीबाग का पठार चर्चा किए, निचली हजारीबाग का पठार चर्चा किए। दामोदर नदी बेसिन में हम लोग बस इतना जानना है कि दोनों मतलब हजारीबाग पठार और रांची के पठार को अलग करने वाला जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कौन है दामोदर नदी घाटी या दामोदर नदी बेसिन। तो इसमें दामोदर नदी का जो क्षेत्र है भ्रंश घाटी वाला इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ राजमहल क्षेत्र में, राजमहल में क्या होगा, अच्छा दामोदर नदी क्षेत्र में क्या होगा, इसकी कुछ विशेषताएं तो होगी ना। चलिए इसको देख लेते हैं। तो हम लोग किसका चर्चा करेंगे अब, दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र। दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र इसमें हम लोग जैसे देखे थे कौन सा है गंडवाना लैंड का क्षेत्र है। और गंडवाना लैंड का क्षेत्र है मतलब प्राकृतिक गैस मीथेन कोयला क्षेत्र सब इसी में पाया जाएगा इसी क्षेत्र में। तो इसमें और एक चीज़ देखना है कि इसमें जो पत्थर होगा वो बालू पत्थर होगा। कौन सा पत्थर होगा, बालू पत्थर होगा।
और साथ ही साथ और एक होता है कांग्लोमेरेट। कांग्लोमेरेट, ये जो दो खनिज होगा पत्थरों में, ये कहाँ पाई जाएगी? दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र में। वो दामोदर नदी घाटी जो है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता था, एक ऊपरी दामोदर घाटी और दूसरा निचली दामोदर घाटी। और निचली दामोदर घाटी किधर होगा? चूंकि नदी इधर से निकलती है ना, तोड़ी से निकलते होते इधर जाके कहाँ मिलती है? दामोदर नदी भागीरथी में मिल जाती है, हुगली में मिल जाती है। तो इधर से निकल के इधर हो जाती है। तो इसका जो ऊपरी दामोदर नदी घाटी किधर होगा? वो इधर होगा। और निचली दामोदर नदी घाटी किधर होगा? इधर, बोकारो धानबाद साइड। तो ये समझ में आ गया दामोदर नदी बेसिन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, राजमहल पहाड़ी को। राजमहल पहाड़ी को राजमहल ट्रैप के रूप में भी हम लोग देखे थे। इसमें क्या होता है कि इसमें जब ज्वालामुखी आता है, फिर उसके बाद जो लावा निकलता है, लावा निकलने के क्रम में ये ज्वालामुखी, ये राजमहल का क्षेत्र निर्माण होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो मतलब यहाँ जो क्षेत्र होगा कौन सा, और यहाँ जो लावा निकलता वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो यहाँ पे लावा विस्फोट वाला नहीं होता बल्कि शांत प्रकार की ज्वालामुखी था। शांत प्रकार की ज्वालामुखी होगा तो क्या होगा? इसमें जो लावा है, लावा में गाढ़ापन कम होगा। और गाढ़ापन जब कम होगा तो क्या होगा? फैलाव ज़्यादा होगा ना। तो इसलिए जो राजमहल वाला जो क्षेत्र है, इसमें हम लोग देखेंगे कि दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ये चारों साइड में क्या हो? फैलाव ज़्यादा हो गया। और चूंकि ये गाढ़ापन कम है तो इसलिए क्या, गाढ़ापन कम होगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा है। लिक्विडिटी ज़्यादा होगा तो क्या इस टाइप से, मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा है तो ऐसे तो नहीं बनेगा ना। लिक्विडिटी ज़्यादा है तो ये क्या होगा? इस टाइप से फैल जाएगा ना। अगर गाढ़ापन ज़्यादा होता तो क्या होगा? इस टाइप से पर्वत जैसा बन जाता। तो गाढ़ापन कम होने के कारण इस टाइप से तरल फैल गया। और इस तरह से यहाँ पे मुश्किल से 150 से 300 मीटर की ही हाइट मिलता है यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद गंगा नदी का मैदान। झारखंड में एकमात्र जिला जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है वो कौन है? साहेबगंज, यही है ना। तो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम लोग गंगा का मैदान के रूप में जानते हैं। और उत्तरी कोयल बेसिन वाला जो नदी बेसिन है उसको हम लोग, जो पलामू गढ़वा क्षेत्र है, उसको उत्तरी कोयल बेसिन के रूप में जानेंगे। तो हम लोग ये देख लिया, पाट क्षेत्र देख लिए, रांची पठार देख लिए, दामोदर नदी देख लिए, हजारीबाग पठार देख लिए, राजमहल की पहाड़ी देख लिए और गंगा नदी का मैदान भी देख लिए। अब हम लोग इधर देखते हैं पंचपरगनिया का क्षेत्र, चाईबासा का मैदान, कोल्हान क्षेत्र और सिमडेगा का क्षेत्र। ठीक, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। बस आप ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। अच्छा, जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब संथाल परगना क्षेत्र, उधर एक चीज़ और हम लोग को देखना है जो इम्पोर्टेंट है। राजमहल क्षेत्र में जो पहाड़ी होता है, अगर पहाड़ी नुकीली होगी, अगर पहाड़ी है और उसमें नुकीली होगी, इस टाइप से नुकीली होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोंगरी। अगर नुकील पहाड़ का जो क्षेत्र, पर्वत तो ऐसे रहता है ना, तो अगर पर्वत जो ऐसे रहता है, ये अगर इस टाइप से हो गया, नुकीली अगर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टोंगरी, इसको। ठीक, और अगर नुकीला ना होकर इस टाइप से गुंबद नुमा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोंगरी।
डोंगरी किसको कहेंगे? जो पहाड़ जो है वो गुंबदनुमा अगर होगा, कहाँ पे? राजमहल साइड में। राजमहल साइड में अगर पर्वत अगर नुकीली होगी तो उसको टोंगरी कहेंगे, और अगर गुंबदनुमा होगा इस टाइप से तो उसको हम लोग डोंगरी कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पंच परगनिया का मैदान। पंच परगना नाम से ही पता चल रहा है, इसमें पांच होगा और परगना क्षेत्र होगा, मतलब 5 परगना क्षेत्र, 5 परगना को मिलाकर जो क्षेत्र होता है, जो मैदान होता है, उसको 5 परगना मैदान कहते हैं। तो 5 में कौन कौन सा होगा? सिल्ली, बुंडू, तमाड़, अर्की और सनातू। ये 5 क्षेत्रों को मिलकर जो मैदान बनता है, जो क्षेत्र का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंच परगनिया। सिल्ली, बुंडू, तमाड़, अर्की और सनातू। ठीक, इसमें कुछ डाउट नहीं है। तो फिर चाईबासा का मैदान में आते हैं। ये चाईबासा का मैदान है, इधर सिंहभूम वाला क्षेत्र होगा, डालभूम वाला। पंचपरगनी क्षेत्र हो गया। फिर चाईबासा का क्षेत्र। चाईबासा के क्षेत्र में बारिश सबसे कम होती है। किसमें? चाईबासा के मैदान में। चाईबासा के मैदान में बारिश सबसे कम होती है। ठीक, तो चाईबासा का मैदान अगर देखें तो इसका जो ऊपर श्रेणी ओ वाला होगा ना, इधर कौन सा है? हम लोग का सरायकेला खरसावां क्षेत्र है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इधर दलमा होगा। तो चाईबासा का जो क्षेत्र होगा, चाईबासा के क्षेत्र के उत्तर में क्या होगा? दलमा श्रेणी। कल बताए थे ना, या आज ही बताए? ये दलमा श्रेणी कब बनाए? प्री कैम्ब्रियन काल में। और इसमें क्या मिलेगा हम लोग को? बेसाल्ट का चट्टान मिलता है, ग्रेनाइट नीस का चट्टान देखने को मिलता है, क्योंकि ये धारवाड़ और आर्कियन का क्षेत्र है। पूर्व में कौन सा होगा? कौन सा? ये धालभूम है, धालभूमगढ़ का मैदान। और पश्चिम में क्या होगा? कोल्हान। और पूर्व में क्या होगा? सरंडा वन। सॉरी, नहीं दिख रहा है। ये क्या है? चाईबासा का मैदान है ना। तो चाईबासा का मैदान में हम लोग बस यही पढ़ना है कि उसके उत्तर में दलमा श्रेणी है। फिर पूर्व में कौन सा है? दालभूमगढ़ का मैदान है। फिर दक्षिण में क्या है? कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा है ये? कोल्हान है। और पश्चिम में क्या है? सारंडा वन, जो एशिया का सबसे बड़ा वन माना जाता है, सारंडा वन। तो ये हम लोग देख लिए चाईबासा का मैदान। सिमडेगा का पठार सिर्फ सिमडेगा में ही अवस्थित है। फिर नीचे हम लोग का कोल्हान का पहाड़ी, कोल्हान क्षेत्र है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग जो झारखंड का जो भौगोलिक, इस तरह से अब तक हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप को देखे, जिसमें हम लोग पहाड़ क्षेत्र देखे, नदी बेसिन क्षेत्र देखे, पठार क्षेत्र देखे, मैदान क्षेत्र देखे, गंगा का मैदान देखे, राजमहल का क्षेत्र देखे। तो इसको एक बार जब डेली मतलब प्रैक्टिस करना है मैप पे कि कौन सा क्षेत्र किधर है, तो क्या होगा कि एक माइंड में एक आपका इमेज चलता रहेगा कि हाँ, झारखंड के उत्तर साइड हम लोग का निचले हजारीबाग क्षेत्र है, तो दक्षिण में हम लोग का कोल्हान पहाड़ी है, पूर्व में हम लोग का पंचपरगनिया क्षेत्र होगा, दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र होगा, जबकि उत्तर पश्चिम में हम लोग का उत्तरी कोयल बेसिन होगा, उत्तर पूर्व में हम लोग का गंगा का मैदान होगा, दक्षिणी पश्चिम में सिमडेगा का पठार होगा। तो ये सब क्या होगा, एक दिमाग में चलता रहेगा। तो इसलिए इसको मैप के साथ प्रैक्टिस करना है 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार हो सके, क्योंकि मैप बनाते हुए जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, माइंड हम लोग का जो रचनात्मक जो कार्य है उसको माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता है, जल्दी कैच कर पाता है। तो इसलिए कोशिश करना है मैप बनाते हुए इसको रिवीजन करना है बार बार। तो हम लोग इस तरह से कल के वीडियो में हम लोग देखे थे झारखंड का भूगर्भिक संरचना। आज के वीडियो में हम लोग देखे हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप।
कल जो हम लोग चर्चा करेंगे वो झारखंड की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में कहानी टाइप से हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड के जलवायु में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। पहली बात तो जो जलवायु है, जलवायु और मौसम में अंतर है, इसको समझना है। मौसम एक दिन में, एक मिनट में, एक घंटे में चेंज होते रहता है, उसको मौसम कहते हैं। जैसे गाना है ना, मौसम की तरह तुम तो बदल न जाओगे, तो मतलब वो कब किस क्षण में परिवर्तित होगा पता नहीं चलता है। जबकि जलवायु एक क्या है, एक 30, 40, 50, 60 इतना मतलब लंबे समय का जो एवरेज है, तो उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए गर्मी का सीज़न होगा मई जून, तो उस टाइम गर्मी होगा ही। तो ये क्या है, हम लोग सालों साल तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि मई जून में मौसम गर्मी रहता है। तो गर्मी मई जून में जो रहता है वो क्या है, जलवायु है। और अगर मान के चलिए कि सुबह में बादल हुआ है, शाम में धूप दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मौसम। बोलते हैं ना कि मौसम आज पता नहीं कैसा रहेगा, धूप देगा कि नहीं, बारिश होगी कि नहीं, तो ये क्या है, मौसम। तो मौसम और जलवायु में हम लोग पता चल गया। और झारखंड के बारे में हम लोग देखेंगे कि झारखंड का जलवायु, झारखंड की जलवायु कैसी है। तो झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश उसको कहते हैं जिसका 23.5 तक या 30 डिग्री अक्षांश तक जो क्षेत्र आता है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसी में झारखंड भी आता है, क्योंकि झारखंड का जो ये अक्षांश है ज़्यादातर कितना है, 25 है। और ये कहाँ तक होता है, उष्णकटिबंधीय 30 डिग्री अक्षांश तक, जबकि ये 25 डिग्री ही है झारखंड का। तो ये क्या होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएगा। साथ ही साथ झारखंड में मेनली जो जलवायु प्रदेश है वो 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, मध्य और उत्तर पूर्व प्रदेश पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये तीनों के बारे में कल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कल हम लोग झारखंड में जो ऋतुएं हैं, मौसम है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो झारखंड में भी जो ऋतु या मौसम हैं उनके 3 हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। बस 3 ही ऋतु झारखंड में पाई जाती है। तो तीनों के बारे में कल हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। वो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। जोहर।